तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, चेकिंग होती है। इवन मेरे को ये वाला धागा पहनने नहीं दिया था, ये भी उतार दिया, पेन लेके नहीं गया मैं अपना। तो हमें तो पेपर बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लगा। अगर कुछ लोगों को आशंका है कि हुआ है, अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं या फिर कुछ भी है, तो एक काम कर सकते हैं ना, वो थर्ड पार्टी बने जुडिशरी में, वहाँ जाके एविडेंसेस सारे उनको हैंड ओवर करें और फिर उनको डिसाइड करने दें। खुद डिसाइड ना करें, रोड पे आके डिसाइड ना करें, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और बस वही डिसाइड कर सकते हैं जो वो है जुडिशरी। तो उसको सारे एविडेंसेस जो भी आप हैंड ओवर किए करें और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, सबको पेपर देने। वी नो आज ट्यूसडे नहीं है और पॉडकास्ट डे नहीं है, लेकिन वी शॉट अ वेरी 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 स्पेशल पॉडकास्ट और हम चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके ये एपिसोड एडिट हो और हम रिलीज़ करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। अभी तक हमने 2 से 3 एपिसोड कर लिए हैं जिसमें हमने JKSSB के बारे में बात की, एग्ज़ाम्स के बारे में बात की है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन हमने एक पर्सपेक्टिव के बारे में बात नहीं की है, विच इज़ स्टूडेंट्स बॉडी, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं। तो आज के पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं, ही विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट बॉडी, जो कि एस्पिरेंट है। उनका नाम है सनत शर्मा। उनके साथ हमने JKSSB के बारे में बात की है, री एग्ज़ाम्स के बारे में बात की है और भी बहुत से अलग पहलू के बारे में बात की है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, ये एक एस्पिरेंट से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ ही एक एस्पिरेंट है, उनका नाम है सनत। हेलो सर। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? मैम सबसे पहले हम थैंकफुल है कि आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले मेरा नाम सन्नत शर्मा है। तो मैं सुंदरबनी से बिलोंग करता हूँ। सुंदरबनी से कोई 5 किलोमीटर पीछे एक गांव है पतराड़ा, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो स्टार्टिंग की है वो वहीं से कंप्लीट किया है, टिल 12th तो मैं वहीं पे पढ़ रहा था। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन MM कॉलेज से की है। तो उसके बाद से मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं CDS वगैरह के एग्ज़ाम्स देता था, CAPF के एग्ज़ाम देता था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि फिर मैं KS की तैयारी करने लग गया। तो जब 2021 में JKP सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकलते हैं, तो आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का बचपन से ही मुझे यूनिफॉर्म का काफ़ी क्रेज़ था, क्योंकि मैं CAPF की तैयारी कर रहा था, CDS की तैयारी कर रहा था, जस्ट बिकॉज कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का बहुत शौक था। और अगर फैमिली की बात करें तो मेरे पापा तो किसान हैं, मेरा छोटा भाई वो आर्मी में है, एक सिपाही है, कांस्टेबल है। तो उसके बाद मेरी सारी फैमिली की जो भी कज़न्स वगैरह हैं, बुआ के बेटे, मामू के बेटे, तो मेजर ऑफ देम जो क्या है गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, वो भी आर्मी में है, कोई BSF में है। तो यूनिफॉर्म का क्रेज़ हमेशा से था उनको देख के। तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला 2021 में, तो अप्लाई किया। तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है, 27 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। और तब एक टाइम होता था कि OMR पेपर था, तो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में, सॉरी अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनता था। तो मेरा सेंटर बना था राजौरी में। हालांकि मेरा राजौरी मेरे घर से 70-72 किलोमीटर है, तो मुझे पता भी नहीं था कॉलेज का, बट ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे। तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम तो ठीक हो गया। तो उसी दिन आंसर की भी आ गई थी, क्योंकि OMR पेपर था। तो आंसर की आई, अच्छा स्कोर आया, 107 108 स्कोर आया। तो अपनी तो तैयारी शुरू हो गई रनिंग करने की, क्योंकि मेजर हर्डल जो है ना, अगर JKP SI की बात करें या फिर जो भी है, फिज़िकल बहुत बड़ा हर्डल है, उसको क्रैक करना थोड़ा टफ होता है। और ऐसे कि हम लाइब्रेरीज़ में बैठते थे, कोचिंग वगैरह जाते थे, तो वेट ऑलरेडी गेन हो गया था। तो वही चक्कर था, गेन हो गया था, तो शुरू हो गया फिज़िकल की तैयारी करने के लिए। तो वही चल रहा था, फिज़िकल वगैरह चला 2-3 महीने अच्छे से, दिन रात भागे। उसके बीच में ही मेरा KS का मेंस भी आया था। तो अब मेंस और रनिंग दोनों कंटिन्यूसली चल रही थी, साइमल्टेनियसली दोनों कर रहा था। तो चलो KS का तो नहीं हुआ उसके बाद। तो यहाँ पे भी फिर एलिगेशंस लगी, कुछ प्रोटेस्ट हुए। तो गवर्नमेंट को जो बेस्ट लगा उन्होंने अपना डिसीजन दिया, तो पेपर तो क्रैश हो गया।
अब उसके दौरान मेरा फिजिकली थोड़ा फिट तो हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया। तो मतलब सारी चीज़ें उस टाइम ख़राब ही हो गई थी। तो फिर खुद को संभाला फिर से, अब फिर से तैयारी करना शुरू हो गए। तो मेरे बारे में तो फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है। आपने बताया आप सुंदरबनी से हैं, वहाँ पे एस्पिरेंट्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, या फिर हालात देखते हुए प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हुए? हम सबसे पहले गाँव की बात करें ना, तो गाँव में मैक्सिमम लोगों का क्रेज़ होता आर्मी। सबको पता आर्मी में अगर नहीं मिला तो बीएसएफ जाएंगे, क्योंकि उसमें एसएसबी, सीआरपीएफ। जी। तो मेरे गांव में ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिसका एक बेटा डिफेंस सर्विसेज में नहीं होगा, चाहे वो एमएचए की हो चाहे आर्मी में हो। तो सब कर रहे हैं। ग्रेजुएशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनका बचपन से ही क्रेज़ होता है कि हमें आर्मी में जाना है। जी। तो अब तो आर्मी में 4 साल वाली अग्निवीर वाली स्कीम तो वो थोड़ा कम कर गए हम जाना। अब थोड़े बच्चे, क्योंकि अब आर्मी वालों अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, जम्मू भेज रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस करा रहे हैं, यहाँ पे स्कूलिंग करा रहे हैं, कुछ बाहर भी भेज रहे हैं। अब थोड़ा सा क्रेज़ उनमें आया गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, और कुछ प्राइवेट भी कर रहे हैं, जैसे कोई एमबीए करके जा रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। पहले तो सिर्फ आर्मी। सिर्फ आर्मी। जी। ठीक है। अब जैसे जेकेएसएसबी के बारे में बात करते हैं, आपके हिसाब से एज एन एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या रोल है जेकेएसएसबी का? हम सबसे पहले मैंने बताया कि मैं सीएपीएफ की तैयारी करता था, सीडीएस की तैयारी करता था। जनरल कैटेगरी की एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट 25। अब वो ख़त्म हो जाती है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं किसके लिए? जेकेएसएसबी के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका गवर्नमेंट सर्विसेज, यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने के लिए सीएपीएफ में तो एलिजिबल नहीं है। अब ऑप्शन बचा जेकेपीएसआई का, तो अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम इसी की तैयारी में लग जाते हैं। अब मेजर रोल ही जेकेएसएसबी का है। अगर हमें कोई यूनिफॉर्म दिला सकता है तो जेकेएसएसबी। अब जेकेपीएसआई की तैयारी करें, और एज ए एस्पायरेंट हमारा काम सिर्फ तैयारी करना है। अब रिजल्ट्स तो हमारे फेवर में नहीं है, तो अभी कर रहे हैं तैयारी, अभी चल रहा है प्रोसेस, 2 साल हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो भी डिल्यूज़न है, डायलेमा है, सब कुछ ख़त्म हो, बच्चों को नौकरियां मिले, जो ओवर एज हो रहे हैं उनको नौकरियां मिले। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने 25 ईयर्स की एज में फॉर्म लगाया था, आज 27 भी ख़त्म होने वाले हैं। तो इसी पेपर के पीछे, यूनिफॉर्म के पीछे, अगर इतना क्रेज़ नहीं होता तो शायद कहीं एमबीए करके बाहर बैठे होते कहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो गलती तो यही है कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए ये कोर्ट केस ख़त्म करो, जो भी चीज़ें चल रही हैं सब प्रोसेस को डिरेल किया है, जो भी है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या फिर लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम यही चाहते हैं कि कंप्लीट करें इन सबको। जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे तब आपको लगा था कि वापस, मतलब जैसे हमें लगता है ना कि एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो फिर आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगी, अभी जल्दी ही हो जाएगा ऐसे, या फिर 1 साल में रैप अप हो जाएगा, लेकिन अभी डिले हो रही है डेट्स, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? को मैम, जब एग्ज़ाम ओएमआर वाला कैंसिल हुआ था ना, तो उस टाइम एलिगेशंस थे कि भाई स्कैम हुआ है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को समझाया कि चलो हो सकता है, हम नहीं चाहेंगे कि अब जो हमारे बीच में ऐसे लोग नौकरी नहीं करने चाहिए जो स्कैम पैसे दे के लगे हैं। तो हमने तो यही चाहा कि ठीक है कैंसिल हो गया, जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर से होता है, फिर से खुद को खड़ा करते हैं, फिर से तैयारी करते हैं। अब तैयारी करनी थी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। अब ओएमआर का क्या सीन है, एक शिफ्ट में पेपर होता है, तो सब आपको पता है कि 120 क्वेश्चन ही बनेंगे पूरे पेपर में, जितने भी क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन ही बनेंगे। अब जब बात आती है ना सीडीए और उसकी सीबीटी की, अलग अलग शिफ्ट्स, हमारा पेपर 10-11 दिन चला है, और पर डे 2 शिफ्ट की 3 शिफ्ट मुझे इतना याद नहीं है वो थी। अब उसमें क्वेश्चन बनता है 5-6 हज़ार, कंपटीशन और बढ़ जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, तैयारी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो वो पेपर भी दिया जाता है, फिर हमने दिया वो पेपर भी, अच्छा स्कोर किया इस बार भी। तो बस वही, फिर उसके बाद फिर से अभी शुरू हो गया प्रोसेस। तो देखते हैं, डिले चल रहा है अभी, कब तक चलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बाकी अभी बात कर रहे थे कि वो अपना कोर्ट केस चल रहा है ना, हमारी रिक्रूटमेंट में कोर्ट केस चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी जो पहले थी मेरिट्रैक, वो सीबीटी एग्ज़ाम से पहले उसने ओएमआर एग्ज़ाम कराया था, तो वो तो चली गई, क्योंकि उसमें बोला कि इसने स्कैम किया है, वो बाहर हो गई। उसके बाद एक कंपनी अपॉइंट होती है एपटेक, तो उसमें कुछ टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का, कुछ एस्पायरेंट हमारे बीच में ही हैं, हमारे भाई हैं, तो उनका कोई एलिगेशन था कि टेंडरिंग प्रोसेस गलत हुआ है। अब उसी पर्टिकुलर कंपनी ने 16 पेपर करा दिए। आपको मैं लिस्ट बता दूँ, मुझे 2-3 के नाम याद हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, जूनियर स्टेनोग्राफर, इन सब के पेपर उस कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने करा दिए, और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। अब सिर्फ 2 जेकेपीएसआई और जेई उसके ऊपर केस लगा दिया, बिकॉज उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में वो खुद बैठे हैं।
तो देखते हैं, वही सिर्फ 2 कंपनी, अगर आपके पास वो है कि आपको लगता है कि टेंडरिंग प्रोसेस पे कोई इशू है तो लेट द कोर्ट डिसाइड दिस मैटर। तो हम तो किसी को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं ना हम एपटेक को कर रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं। हम जुडिशरी के फेवर में हैं, जो उनका डिसीजन होगा हम उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे। आपको लगता है स्कैम हुआ है? एज एन एस्पेरेंट पिछली बार तो आप पूरे जम्मू कश्मीर को पता था, बट इस बार अगर मैं बताऊं, मैं पेपर देने गया था, अगर मेरा पर्टिकुलर सेंटर था नानक नगर, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, चेकिंग होती है। इवन मेरे को ये वाला धागा पहनने नहीं दिया था, ये भी उतार दिया, पेन लेके नहीं गया मैं अपना, जूते उतार के चेक किए। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पर्टिकुलर ग्रुप है या फिर हमारे जितने भी नोन बंदे हैं, जहाँ तक उन्होंने हमें बताया, तो हमें तो पेपर बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लगा। अगर कुछ लोगों को आशंका है कि हुआ है, अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं या फिर कुछ भी है, तो एक काम कर सकते हैं ना, वो थर्ड पार्टी बने जुडिशरी में, वहाँ जाके एविडेंसेस सारे उनको हैंड ओवर करें और फिर उनको डिसाइड करने दें। खुद डिसाइड ना करें, रोड पे आके डिसाइड ना करें, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और बस वही डिसाइड कर सकते हैं जो वो है जुडिशरी। तो उसको सारे एविडेंसेस जो भी आप हैंड ओवर किए करें और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, सबको पेपर देने। सबको पेपर देना है, बिल्कुल। जब ये प्रोसेस आया था कि स्कैम हुआ है, जब बात चली थी, अफवाह बोल सकते हैं कि हुआ था, तब बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट से कुछ हल मिलता है? ये वो अच्छे से समझा सकते हैं जिन्होंने किया। हम लास्ट टाइम हुआ था तो हम बाहर आए थे अपने लिए कि यार अगर आपके पास कोई बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है जिससे हम जेन्युइन बच्चे सफ़र ना करें, कि अगर आप कर सकते हो कुछ, कि ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप स्कैमर्स को बाहर कर सकते हो, उनको डिवार कर सकते हो, उसको पूरी ज़िंदगी पेपर नहीं देने दो, हमें उनसे मतलब नहीं है, बट यार जिन्होंने अच्छे से दिया है ना उनको देने दो। बट उस टाइम OMR पेपर था तो एक यही बोलता जाता था कि OMR में फ्रीक्वेंसी पता नहीं लगती कि पेपर कहाँ तक बिक गया है, हमें CBT चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है CBT लेते हैं। अब जब CBT होता है तो अब बोलते हैं कि CBT में भी स्कैम हुआ। ठीक है, अगर हुआ है आपको लगता है तो आप बताओ, जुडिशरी को दो, और बोलते कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करो। अरे रिजल्ट्स तो आने दो पहले, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि किसी शंका है, और मैंने जहाँ तक सुना है कि जिस जिस लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज चेंज हुए हैं, तो गवर्नमेंट उसको भी मॉनिटर कर रही है, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है। अब सिर्फ वेट है कोर्ट का जो डिसीजन आएगा। और आपने बात की ना प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, प्रोटेस्ट करने से एक चीज़ तो होती है, वो होता है कि हॉल्ट हो जाता है सब कुछ। जो पेपर पीछे मार्च में होने थे ना, अब हमें अगले मार्च तक वेट करना पड़ सकता है, या फिर हम तो चाहते हैं कि अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, बट हॉल्ट हो सकता है उससे चीज़ें। अब उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट भी की थी। अब उन लोगों ने जो उस टाइम बच्चों ने सपोर्ट की थी, शायद उनको लगा था कि कैलेंडर ना इन्होंने एकदम से निकाल दिया है, हमें टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का, शायद ये सोचा था उन्होंने। और वही बच्चे आज हमारे साथ हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ कुछ ग्रुप है, उसमें 5,000 6,000 बच्चे हैं, वो भी अब जेन्युइनली चाहते हैं कि यार पेपर हो जाने चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनकी एज 30+ हो गई है, उन लोगों की शादियां होने वाली थी, एंगेजमेंट हुई थी, वो टूट गई, फाइनेंशियली वीक हैं। अब अगर आप बात कर रहे थे ना सुंदरबनी में, सुंदरबनी से भी कुछ पिछड़े इलाके भी हैं, कोई लोग पुंछ से आ रहे हैं, कोई बलेसा, कोई डोडा, कोई भद्रवा, अलग अलग जगहों से आके ना यहाँ पे रेंट रह के रह रहे हैं। कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, उनको अपने रिसोर्सिस, अपनी डाइट सब पूरा करना है, बट वो हो नहीं पा रहे ना। वो भी तो चाहते हैं कि अपने घर वालों को एक 2 मिनट की खुशी दे दें। हमें घर वालों को हमसे क्या है कि यार ये सेटल हो जाए। अब उनको कितने 3-4 सालों से वेट करा रहे हैं हम। तो कुछ लोगों के तो यही घर वाले भी बोल रहे हैं यार कितना पढ़ोगे। मेरे घर वाले भी बोलते हैं यार ये नौकरी नहीं देंगे, चुपचाप करके काम करो। बट आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, और हमने की है BSc, हम तो जा नहीं सकते कहीं, हम रह गए सरकारी नौकरी के पीछे और उसी का वेट कर करके। तो देखो कि रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, हम यही चाहते हैं। और प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तरीका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे, उससे ज़्यादा बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चले। और उन्होंने बताया आपके ग्रुप में, अगर उन्होंने भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को डिसाइड करने दो, जो भी डिसीजन आएगा हम उसके फेवर में हैं, और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, उससे प्रोटेस्ट करने से तो नहीं होगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इसमें क्या ही बोल सकते। बिल्कुल। आपने अभी ना बात की सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। हमें भी पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़्यादातर वही लोग करते हैं प्रिपेयर, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जो लोग चाहते हैं कि वो करें। तो
सफ़रिंग आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि कैसे सफ़र हो रहे हैं लोग? हाँ, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, वो खेती बाड़ी करते हैं। बचपन से ही हमने थोड़ी कंस्ट्रेंट्स में ही पढ़ाई की है, इतना नहीं है कि कोई हमारी एक हम्बल बैकग्राउंड है। मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास होती है कि जो अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं ना, जो जिनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। एक मिडिल क्लास होती है कि जिसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो बचपन से एडजस्ट करते आए हैं। एवन अपनी बात करूँ तो मैं अगर पेपर देने जाता था ना, तो कार्डबोर्ड अपने कज़न्स के लेके जाता था, कभी रबड़ खुद नहीं खरीदता था, उनसे लेता था। तो उसके बाद पढ़ाया घर वालों ने, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ करवाया उन्होंने। हालांकि जम्मू में ग्रेजुएशन करवाई। उस टाइम मुझे नहीं लगता मेरे गांव से कोई जम्मू निकला था, बहुत कम थे निकले थे। बट एज ए फार्मर बैकग्राउंड का होना, वहाँ से जम्मू आना, पढ़ाई करना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद तैयारी करते रहे, चीज़ें आगे बढ़ी। अब मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मेरे फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करी। और उसके बाद मेरा छोटा भाई वो आर्मी में चला गया, तो ही इज़ इन ए कांस्टेबल नाउ। तो उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे पास तो आ गए। बट अगर मैं ब्रॉड बेस की बात करूँ तो हमारे बीच में, मेरे नॉन में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुद कर रहे हैं। लोग ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, कोई काम मजदूरी कर रहे हैं, घर से आए हैं, घर से पैसा नहीं है, वो पहले 6 महीने ना घर पे मजदूरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जम्मू आते हैं, 6 महीने यहाँ पे अपना रेंट वगैरह देते हैं। जब जैसे कि बाहर की बात है, डोडा भद्रवाह के लोगों की बात करूँ तो वो 6 महीने पहले उधर मजदूरी वगैरह करते हैं, और यहाँ पे वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, फिर यहाँ आते हैं, तैयारियाँ करते हैं, फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आपको पता है कि फ़िज़िकल की तैयारी की अगर बात करूँ ना, उसमें डाइट भी चाहिए, ऐसे तो भागा नहीं जाएगा। और कुछ लोगों को तो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो सफरिंग्स हर एंगल से सफरिंग है, फाइनेंशियली है, और अगर फिज़िकली बताऊँ तो फिज़िकली भी, और मेंटली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जनरेशन में है ना, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। मैं अगर अपनी बात ही करूँ तो मैं मेंटली स्टेबल नहीं रह सकता इतनी देर। कब तक मैं खुद को बोलूँ यार लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। रात होती है ना तो टेंशन हो जाती है, कांपने लग जाते हैं कि यार नहीं लगी तो क्या करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, बीएससी की है, क्या करेंगे, 10-12 हज़ार। अब रात को टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती, फिर एक दूसरे को मैसेज करते हैं यार नहीं लगी तो सफरिंग तो मैं बता रहा हूँ ना, इसका कोई एंड ही नहीं है। अब गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसको समझे कि यार हमारी सफरिंग है। हम बाहर निकलेंगे तो कोई नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे ग्रेजुएशन करके आएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। तो यही सब है सफरिंग। तो चलो फिलहाल बुरे दिन ही चल रहे हैं। नहीं, बुरे दिन नहीं चल रहे, और मुझे लगता है कि हो जाता है, ऊपर वाला जो करता है सही करता है। अगर हम आगे बात करें एज एन एस्पिरेंट, प्लान बी रखना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि डिले हो रहे हैं, ना कैलेंडर आया है। अब कब तक ही, जैसे आपने बोला कि मेंटल टॉर्चर एक अलग होता है कि यार पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, कोई प्लान बी रखना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं CDS की तैयारी करता था, CAPF की तैयारी करता था, तभी ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म निकले थे शायद से। मैंने सोचा नहीं देना यार, लेनी है तो यूनिफॉर्म सर्विसेज लेनी, कोई प्लान भी नहीं। वेब सीरीज़ देखते थे ना, कोई प्लान भी नहीं, अगर है तो नौकरी में कोई प्लान भी है ही नहीं है। जी। अब लग रहा है कि यार हो काश वो उस टाइम पेपर दिया था मैंने, 62-63 मार्क्स थे, कट ऑफ था 72-73। मैं सोचता कि यार उस टाइम अगर पढ़ लिया होता तो ठीक रहता, बट तब नहीं सोचता। और प्लान भी आज के टाइम अगर JK SSB की तैयारी कर रहे हो ना तो हमेशा होना चाहिए। बट मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो भाई बैंक की तैयारी में कर नहीं सकता, मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है। बैंक की तैयारी में स्पीड चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर एकदम से ये GS वाले सब्जेक्ट छोड़ के मैथ की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लान भी क्या, प्लान भी हमारा आपके KS की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे भी टफ है। हमेशा हमने यही सोचा कि यार सिंगल पेपर है JK PSI का या फिर JK SSB का, सिंगल एग्ज़ाम है, एक दिन में ख़त्म है, कोई अगली स्टेज नहीं है। ये देते हैं, क्लियर करते हैं, नौकरी लग जाएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद आराम से तैयारी करेंगे। तो बट अभी हमें लग रहा है कि हमें प्लान भी कोई और ढूंढना पड़ेगा। JK SSB से कैलेंडर अभी देखते हैं, चीज़ें आएंगी अगर ट्रैक पे तो ठीक है, वरना कोई ना कोई ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा एज एन एस्पिरेंट। बिल्कुल। जैसे हमें पता है चला है, मतलब अभी देख ही रहे हैं कि कैलेंडर भी नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा, मतलब किसी डूबते को तिनके का सहारा बोल सकते हैं कि कैलेंडर आ गया तो चलो अब आने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी कैलेंडर का भी डिले हो रहा है, तो उसके बारे में क्या? एक हमारा ना टेलीग्राम पे ग्रुप है JK SSB अपडेट्स करके, तो उसमें नियर अबाउट 5000 के अराउंड बच्चे हैं। तो हम पिछले महीने से वहाँ पे एक ही चीज़ बोलते थे, कैलेंडर आने वाला है, पेपर हो जाएंगे, क्योंकि LG सर ने स्टेटमेंट दी थी, आपको पता होगा, उन्होंने बोला था कि 15 दिन में हम कैलेंडर आ जाएगा। तो हम तो वेट कर रहे थे कि हमने हमेशा यही बोला कि हाँ जी कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा।
बट उसके बाद हमारे ऊपर यार ये झूठी तसल्ली देते हैं, हमें बोला गया कि ये झूठी तसल्ली देते हैं, कैलेंडर तो आया ही नहीं। बट मुझे जहाँ तक हमें बताया गया है, हमारी अगर बात हुई है JKSSB के ऑफिस में या कहीं भी, उन्होंने यही बोला है कि उनको डायरेक्शंस हैं कि पहले वो कोर्ट केस ख़त्म करेंगे। तो यार वैसे भी सही है, क्योंकि JNK में कोर्ट के बिना जाए बिना तो कोई रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई नहीं है आज तक, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार पहले ही कोर्ट से होके आ जाए, फिर रिक्रूटमेंट हो, रिजल्ट्स आएँ, लोगों की नौकरियाँ लगें। कैलेंडर आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोर्ट केस ख़त्म हो जाता है जल्दी तो कैलेंडर आ सकता है। हम पूरा यही कि विश कर रहे हैं, आई विश की जल्दी आ जाए। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी हम तो, पहले अभी कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर जुडिशरी या कोई भी जो भी डिसीजन लेना है वो एक बच्चों को अपने दिमाग में लेके लें, कि जो जेन्युइन बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके बारे में ख्याल किया जाए, जो 3-4 साल 2 साल तब से लगे हुए हैं। तो देखते हैं कैलेंडर का, तो अभी फ़िलहाल रिक्रूटमेंट जब होगी सबसे पहले कोर्ट केस ख़त्म होगा, उसके बाद होगी। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। मतलब क्लीन चिट मिलनी चाहिए पहले। देखो अब तो वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। हम तो यही चाहते हैं एज एन एस्पायरेंट, वी वांट कि क्लीन चिट मिल जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, स्मूथली पेपर हो, फेयर और ट्रांसपेरेंट। वी ऑलवेज सपोर्टेड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, हमने हमेशा यही बोला है। बट हमें कुछ सुनने को मिलता है कि यार आप स्कैमर को क्या कर रहे हो, शील्ड दे रहे हो, या फिर हमें ही सुनने को मिल जाता है कि तुम लोग हो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कुछ भी है तो पहले ही, अगर हमने पहले डिस्कस किया तो वो जुडिशरी के पास सामने रखा जाए, वो डिसाइड करे। और हम चाहते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से और जल्दी से जल्दी पेपर हो, ताकि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। एक ना सवाल ये भी आता है सामने कि बोलते हैं कि अगर कोई वो जो कंपनी है वो अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको खुद से ही लेने चाहिए एग्ज़ाम्स। देखो मैम, एग्ज़ाम्स का कंपनी की सबसे पहले बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हम कंपनी के अगेंस्ट या फिर कंपनी के फेवर में कुछ बोलना चाहिए हमें, क्योंकि हम तो एज एन एस्पायरेंट, हमारा काम है पेपर देना, ठीक है, हमारा काम है तैयारी करना, एग्ज़ाम्स देना और वेट करना रिजल्ट्स का, जो भी है पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे। तो बाकी अगर बात करें ना खुद पेपर लेने की, इवन आपको पता होगा कि SSC CGL, SSC CPO, MTS, इतने बड़े लेवल के, नेशनल लेवल के पेपर वो खुद नहीं लेते हैं, वो भी TCS करवाती है। नेट के पेपर NTA करवा रही है। तो जब इतनी बड़ी देश के बड़े बड़े पेपर जब कोई प्राइवेट कंपनीज करवा रही हैं, तो शायद गवर्नमेंट इसके फेवर में सोचे या नहीं सोचे, वो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। बट मुझे यही लगता है कि बड़े बड़े पेपर तो आजकल प्राइवेट कंपनी कर रही है, TCS करवा रही है, NTA करवा रही है। और अगर ऐसा ही है कि कोई आशंका है तो शायद कोर्ट में है, वो डिसाइड करेंगे जो भी होगा। हाँ, ओके। JKSSB के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम सफ़र कर रहे हैं आपके, जैसे UPSC हो गया या JKPSC हो गया? अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ना, रनिंग भी कर रहे थे साथ में पेपर देने भी जाते थे। अब उस टाइम पे भी मेंस था, अभी जब पेपर हुआ JKPSI का दूसरी टाइम, उस टाइम पे भी मेंस था। अब आदमी की मेंटालिटी यही होती है, चाहे उसने जितना मर्जी पढ़ा है ना, तो वो यही चाहेगा कि पेपर से 1 महीना पहले पढ़ लेते हैं यार। उस टाइम मैंने मेंस की किताबें साइड पे रखी, यार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक 1 पेपर एग्ज़ाम है, ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, आप सेफ़ हो इसमें, आप इसमें सिक्योर हो। तो फिर वही करना है ना, फिर वही किया, 1 महीना पढ़ाई करी, बंद कर दी किताबें बाकी सारी। तो अब जब वो अच्छा पेपर हुआ तो फिर क्या करने, दौड़ना ही है भाई। अब पता है कि दौड़ना है, तो उसकी वजह से सफ़र तो किया, नो डाउट। अभी बाकी भी लोग सफ़र कर ही रहे होंगे। मुझे लगता है कि ब्रॉड बेस, अगर JNK के ब्रॉड बेस बताएं स्टूडेंट्स की, तो दे आर सफरिंग वन इन अनदर वे, तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। अभी हमने ना पहले बताया था कि आप LG से भी मिले हैं, चेयरमैन के सामने भी आपने बात रखी है, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में? जब भी थोड़े दिन पहले जब प्रोटेस्ट हुए थे ना, ये मार्च में शायद से प्रोटेस्ट हुए थे, तो हम LG सर से मिले थे, हमारे ग्रुप के कुछ बंदे मिले थे। तो LG सर ने तो हमें यही अश्योर किया था कि इस बार हमने जो एग्ज़ाम्स लिए हैं वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अगर कुछ भी बोल रहा है, ये सिर्फ एलिगेशंस है। तो LG सर ने तो यही स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जब हम चेयरमैन सर से बोले, उन्होंने बोला कि यार थर्ड पार्टी भी ऑडिट करने के लिए हमने बेस्ट सारे अरेंजमेंट्स किए थे, वहाँ पे सब कुछ किया था। तो मुझे लगता है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें एश्योरेंस मिली है, LG सर से भी एश्योरेंस मिली है, JKSSB चेयरमैन सर से भी मिली है। तो यही है कि मुझे लग रहा है कि शायद फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से ही हुए हैं, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट चाहता है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग ना करें नौकरी जो फ्रॉडलेंट तरीके से आए हों। तो यही हमारा कंसर्न है कि अगर कुछ है ऐसा वैसा, अगर कुछ लग रहा है तो थर्ड पार्टी ऑडिट कर रही है, जुडिशरी डिसाइड कर रही है, हम एस्पायरेंट डिसाइड नहीं करेंगे कौन क्या है। तो
लेट देम डिसाइड। घर वालों की बात करते हैं। घर वाले अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं या फिर डिले ही हुए जा रहे हैं या फिर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है, एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे आपने अभी बताया कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि घर वाले बोलते हैं कि ये सब छोड़ दो, क्योंकि विश्वास एक तरीके से उठ जाता है। तो वैसे इस पॉइंट पे पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? मुझे लगता है उनके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब 9 को एसआई का पेपर कैंसिल हुआ ना, जो 1 दिन के लिए हुआ था, तो पापा ने फ़ोन किया, तैयारी छोड़ दे, ये नौकरी नहीं देंगे तुझे। मैंने बोला ठीक है, अब क्या कर सकते, पेपर तो देना है, हम तो भाई एस्पायरेंट्स हैं, हमें तो तैयारी करनी है, हमें पेपर देना है। एक दूसरा मूड उनका जब आता है, जब रिजल्ट्स आते हैं। अगर मेरा केएस में रिजल्ट्स में आया, नहीं हुआ, तो पापा फ़ोन करके पूछ रहे हैं कितने अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। मैंने बोला है 4-5, देते चलो कोई नहीं। तो उनके 2 मूड्स हैं। उनको समझ नहीं आता है, हर एक फैमिली का यही हुआ। कभी कभी वो बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए वरीड है। वो ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं स्टेट में क्या हो रहा है, यूटी में क्या चल रही हैं चीज़ें, किस तरह से सारा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा तो वो टेंशन लेते हैं। बट कहीं ना कहीं वो दूसरा हमें समझते भी हैं कि यार ये इतने सालों से लगा, तो क्यों ना उसको एक और मौका दिया जाए। जी। 2 मूड्स हैं उनके। कभी बोलते हैं हाँ जी हम आपकी सपोर्ट में हैं, आप करो तैयारी। कभी बोलते हैं यार कोई प्राइवेट काम ढूंढ लो, कब तक पैसे मांगोगे। अब हमें भी शर्म आती है पैसे मांगने में, तो ऐसे ही कर रहे हैं, चल रहा है टाइम। हमें बुरा टाइम है तो हम निकाल रहे हैं हंस के, और कुछ नहीं है। बाकी हम, अब मैंने बताया कि होम ट्यूशन देने जाते हैं, अब इतनी दूर गंगयाल वगैरह जाना पड़ता है, क्या करें, घर वालों से कब तक मांगे। और मैंने पहले ही बताया कि मेरा छोटा भाई आर्मी में है, तो उसकी तो बहुत सारी सपोर्ट है, तो हम तो कर रहे हैं। अब कईयों के फैमिली वालों ने तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया हो, इस साल नहीं लगी तो कुछ नहीं है। अब लड़कों की बात अलग है, अब लड़कियों को बोला होगा शादी हो जाएगी, लड़कों को भी बोला होगा काम करो कुछ। सफ़र तो कर रहे हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, उनके बिना तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक मॉरल सपोर्ट भी रहता है और एक मेंटल सपोर्ट भी रहता है कि हाँ चलो सिक्योर है, अब कर सकते हैं तैयारी। ठीक है। एट लास्ट एक एस्पिरेंट क्या चाहता है? वापस से एग्ज़ाम हो, फेयर तरीके से हो, या अभी जितना भी पहले ये जितना भी फैला हुआ है वो पहले समेटे वैसा? सबसे पहले जो रायता फैला हुआ है ना वो समेटे, वो जुडिशरी समेटेगी। जी। अगर उनको लगेगा कि फिर से लेने हैं तो हम तैयार हैं भैया। बट मुझे नहीं लगता हमें हर किसी से एश्योरेंस मिली है। अगर जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उन्होंने ही हमें एश्योरेंस दिया कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए, तो हम क्यों बोलें भाई स्कैम हुआ है? हम क्यों किसी को गालियाँ निकालेंगे भाई तुम ये वाले हो, तुम ये वाली गैंग है, तुम्हारे 25 लाख डूबे हैं, हम क्यों बोलें किसी को? और सबसे पहले ये हो। और एज एन एस्पेरेंट अगर आप पूछते हो ना क्या चाहिए, नौकरी। कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई रोडों पे आने का शौक़ नहीं है, हमें ना मीडिया में जाने का शौक़ है, हमें चाहिए नौकरी। हमें नौकरी दे दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। और मुझे पता है मैंने पेपर दिया तो अच्छे तरीके से दिया, पढ़ाई करके दिया, तो मुझे तो नौकरी चाहिए भैया, जल्दी चाहिए, जितना जल्दी हो सके दो। काफ़ी टाइम से सफ़र करवा रहे हो हमें, दौड़ दौड़ के टांगे थक रही हैं अब तो। 2 टाइम, पिछली बार हम 2 टाइम भागते थे। ओके। तो अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूं कि 4-5 महीने में क्या सिनेरियो होने वाला है आपके हिसाब से? अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चलें तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट केस ख़त्म होने वाला है, JKPSI का फिज़िकल ख़त्म होने वाला है, कैलेंडर्स आने वाले हैं, वो तो सितंबर में अक्टूबर में पेपर होने वाला है। जो जितने भी ये अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं हमारी यूटी पे, मुझे लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। और जो भी हमारी रिपोर्ट्स आती है ना, यूटी में अनएम्प्लॉयमेंट में 2nd नंबर पे है, तो मुझे लग रहा है वो और नीचे जाने वाला है। अच्छा होने वाला है बच्चों के लिए। ठीक है। जाते जाते आपका कोई मैसेज जो लोग देख रहे हैं, जो या फिर टैग किया हुआ है री एग्ज़ाम गैंग या फिर कोई वापस रीअपेयर गैंग, उनको कुछ मैसेज अगर आपको देना है तो? मैसेज क्या है, फ्रैंकली बोलो तो गालियाँ मत निकालो यार। 25 लाख नहीं थे हमारे पास। अगर ऑनेस्टली बोलो, अगर मेरे पास 25 लाख होते ना, मैं तैयारी नहीं करता। 25 लाख नहीं है तभी यहाँ बैठे हैं 2 सालों से 3 सालों से। और यार अगर आपको लगता है ना किसी ने स्कैम किया, आपके पास हैं एविडेंसेस, तो आप जाओ, आप जुडिशरी के पास जाओ, आप उनको सारे एविडेंसेस दो, बोलो ये बंदे हैं, इनको डिवार करो, जो करना है इनके खिलाफ करो, जो एक्शन लेना लो। बट रोड पे मत आ जाओ यार प्लीज़। उनकी वजह से आप कुछ लोग रोड पे आते हो ना, तो बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं।
आप रोड पे होते हो, हम भाग रहे होते हैं, फिर हमें टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या करने यार ड्रामा है। देखो ना, आप अगर आपको भरोसा ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप जुडिशरी के पास जाइए, जुडिशरी को सारे एविडेंसेस दो, जो भी है आपके पास, जो भी है वो सब कुछ दो, और सारा कुछ करो, जुडिशरी डिसाइड करेगी नौकरी देनी है कि नहीं देनी। तो अगर अब जो भी डिसीजन आता है, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट ही है, एक्सेप्ट कर लो। ऐसे डिरेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक हॉल्ट करेंगे, उससे सफ़र हम कर रहे हैं यार, ऑफिशियल्स को क्या लेना देना। वो कुछ हद तक करेंगे कोशिश, अगर उन्होंने कैलेंडर निकालने की कोशिश करी है, बच्चे फिर से रोडों पे आते हैं, तो वो भी बोलेंगे यार क्या है, इनको चाहिए ही नहीं नौकरी। बट आप सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर वो कोई भी ग्रुप है, आप पूरे JNK के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, पूरे JNK के एस्पायरेंट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ये बात उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जहाँ पे ऐसे एस्पायरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हो, नौकरियाँ मिलें, डिरेल करना प्रोसेस, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मेरे नॉन में ही कुछ ऐसे बंदे हैं ना मैम, वो बैठे हुए हैं, चाहे कैलेंडर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, उनको मतलब ही नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। वो बोल रहे हैं यार जब भी आएगा, वो चाहते हैं कि जब भी पेपर आए फोड़ देंगे। तो भाई सारे ऐसे ही पढ़ें, और सबसे बड़ी चीज़ कम्पिटिटिव यही होती है कि 99% तो रह ही जाते हैं। अब ऐसा नहीं करें ना, अगर मैं रह जाता तो मैं रोड पे आ जाता। 99% बच्चे अब रोड पे आ जाएंगे कि ये हुआ वो हुआ। अगर आप बात करो ना, अगर पिछली बार 97,000 बच्चे ने JKPSI का पेपर दिया था, उसमें से 1200 ही सिलेक्ट होने थे। वो 1200 में 7200 हुए थे फिजिकल के लिए, उसमें भी 1200 आने थे। वो सोचो 7200 में भी आके बच्चे बाहर होने थे, उसमें भी सिर्फ 1200 ही बचने थे। उनके पर उनको आपने 3 साल लटका के रखा है। अब बाद में वो भी वहाँ से भी बाहर हो जाएंगे, उनका सोचो। अगर मैं सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर मैं 3-4 बार फेल हुआ, आई एक्सेप्टेड द फेलियर। मेरी कुछ गलतियाँ मैंने एक्सेप्ट करी। अगर मैं KS में हुआ तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, यार नहीं था तैयारी। अगर CAPF में बाहर हुआ, मैंने अपनी एक्सेप्टेंस कर दी। एक चीज़ को एक्सेप्ट करना जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक ये सब होता ही रहेगा। आप ये सोचो कि आज नहीं हुआ तो कल होगा ना, नौकरियां आएंगी। एक ही के ऊपर अटके रहेंगे तो किसी का भी नहीं होगा। ये तो वही बात होगी ना, मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होने देना। आप किसी की नौकरी लगने दो, अगले फॉर्म्स निकलेंगे, आप तैयारी करो, उसमें लग जाओगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज़ को कि यार एक नहीं तो और सही, तब तक ख़त्म नहीं होने वाला। और बाकी यार कुछ बच्चों से जो चाहते हैं कि पेपर हों, सब कुछ हो, हम उनको थैंक यू बोलते हैं, उन्होंने हमें इतनी सपोर्ट करी है। तो हम यही चाहते हैं कि वो तैयारी करते रहें, कैलेंडर भी आ जाएगा, पेपर भी हो जाएंगे। तो बस यही है, इतना ही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपको यहाँ पे आने के लिए। एक और नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने खुला है JKSSP को लेकर। आई होप जो आप कहना चाहते थे हमारे दर्शकों तक वो बात पहुँचे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। ऑलराइट, ये थे सनत शर्मा हमारे साथ। अभी तक का आई गेस सबसे शॉर्टेस्ट पॉडकास्ट है, लेकिन मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। आई होप जिन लोगों को भी क्वेरीज थी या डाउट्स थे, या फिर जो लोग कह रहे थे कि ये साइट रह गई है JKSSB के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, सो आई होप ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपके पास क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है हमारे लिए, टू whom कॉल द नेक्स्ट गेस्ट, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।